एक यात्रा के बारे में बताया गया और एक गोष्ठी जो आज यहाँ चलेगी, उन दोनों का जो संबंध है उस पर मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। यात्रा में फांसीवाद और नव साम्राज्यवादी हमला, यही था ना भाई यात्रा वाले साथियों? जो विषय था फांसीवाद और नव साम्राज्यवादी हमला, नव उदारवादी हमला। तो शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ, ये जो शब्द आया है, ये शब्द फांसीवाद, ये इटली के मुसोलिनी का जो क्रियाकलाप था, उसका जो तौर तरीका था, उससे इस शब्द को जोड़ा गया फांसीवाद को। तो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि मुसोलिनी की क्या परिभाषा थी फांसीवाद की। मुसोलिनी कहता था कि राज्य सत्ता और कॉरपोरेट सत्ता, इसका संगम ही फांसीवाद है। ये हम नहीं कह रहे हैं। और आज की परिस्थिति को आप देख लीजिए, जो आप लोग आ रहे थे, जिन चीज़ों को आपने जगह जगह कहा होगा, और यहाँ कहने में आप लोग जरा इस पर भी ध्यान दीजिए कि बंगाल में सरकार तृणमूल कांग्रेस की, आगे बढ़े झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके साथ के अन्य संगठनों की, बिहार में आए तो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की, यानी कोलकाता से और यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पहुंचने तक सारे के सारे सूबे गैर भाजपा शासित थे। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए जो है एक कुशल ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए यात्रा यहाँ तक सकुशल पहुँच गई अपनी चर्चा को चलाती। और अब हमें जो चर्चा करनी है, जिसको बहुत गंभीरता के साथ करना है, आगे जिस चुनाव के बारे में संशय है हम लोगों को कि जो भी संवैधानिक ढांचा है, संविधान में जो भी प्रावधान है, वो आगे टिका रहेगा कि नहीं टिका रहेगा, ये एक संशय लोगों के मन में शुरू हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं उस संसदीय लोकतंत्र को मानने वाले न मानने वाले सभी लोग इसको देख रहे हैं कि जो संसदीय विपक्ष है उसमें से शायद 143 संसद है, 141 संसद सदस्य संसद का सत्र चल रहा है और सस्पेंड कर दिए गए। तो एक चर्चा मैं शुरुआत करना चाहता हूं और नाम मैं बाद में लूंगा कि लोकतंत्र में सत्ता कहां से आती है। तो ज्यादातर लोग जो यहां बैठे हैं वो लोग कहेंगे कि संसद से आती है, पार्लियामेंट से आती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता था कि ये आपकी गलतफहमी है। उस व्यक्ति का नाम मैं बाद में लूंगा। उनका ये कहना था कि अगर ये आप मानते हैं तो ये गलत है। जनता कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है और जनता चाहे तो उसको बदल सकती है। तो इसलिए वो संसद में बैठे हुए लोग वो तो कुछ समय के लिए नुमाइंदगी करते हैं। असली ताकत जो है वो आम जनता की सिविल लाफरमानी की ताकत, यानी सिविल डिसोबीडियंस की जो ताकत है, वो असली ताकत लोकतंत्र की है। ये बात महात्मा गांधी ने कही एकदम साफ साफ। मैं आप लोग चाहें तो वो पुस्तिका भी देख सकते हैं उनकी सन 44 की। और जानबूझ करके मैं सन भी बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है, गांधी खुद अपनी किताबों में कहा करते थे
कि एकदम कंट्राडिक्शन वाली बातें आपको मेरे वक्तव्य में, मेरे लिखे हुए में मिल सकती हैं। छोटा सा उदाहरण दूंगा, विषयांतर नहीं होगा ज़्यादा। एक जमाना था तब गांधी कहते थे कि अंतरजातीय विवाह नहीं होना चाहिए। एक जमाना था 1920-21 तक, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के साथ जब संवाद हुआ यरवड़ा जेल में, उसके बाद उन्होंने अपना नियम बना लिया कि अंतरजातीय शादी नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। और वो भी अंतरजातीय शादी ऐसी जिसमें एक पक्ष जो है सवर्ण हो, दूसरा पक्ष गैर सवर्ण हो, दलित हो, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो उस शादी में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो चीज थी ये उनके ऊपर असर पड़ा। उस संवाद के बाद वो परिवर्तन हुआ और वो कहते थे कि अगर इस तरह की कंट्राडिक्टरी बात हो तो बाद की तारीख में जो मैंने कहा है उसको स्वीकार कर दे। और आज जब हम लोग इस बहस को, इस चर्चा को चला रहे हैं, तो वो दौर भी याद कीजिए। ये 60 के दशक की मैं बात करता हूँ। ये समता का सवाल सचमुच गंभीरता से पहली बार आज़ादी मिली थी। आज़ादी के आंदोलन में जो सबसे बड़ा संगठन था उसी की सरकार थी। और गैर बराबरी लेकिन जब बढ़ रही थी तो सबसे पहले राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने ये सवाल उठाया कि भारतवर्ष के अंदर न्यूनतम आय और अधिकतम आय, इसके बीच में कितना रेशियो हो और कितने से ज़्यादा ना हो। ये बहस चली। हमारे साथी ने संसद में उठाया जवाहरलाल जी के ऊपर 25,000 a day। मैं विषय पर अब आ गया कि जवाहरलाल जी पर उस जमाने में 62 से 67 के बीच की बात है, 25,000 रुपया प्रतिदिन का खर्चा होता था। वो भी लंबी बहस के बाद गवर्नमेंट ने संसद में माना। तो आप बताइए, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना खर्चा होता है? कोई अनुमान है तो बताइए हाथ उठा के। लाखों में खर्चा होता है एक दिन का, और बहस नहीं है। याद कीजिए, एकदम 2014 के शुरुआत में एक सूट उसको किसी ने दिया और अभी फिर आ गया है वो हीरा घिसने वाले। गुजरात में हीरे का व्यापार होता है, तो उस पर अगर आप लोगों को याद हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ वो जो सूट था, उसकी कीमत कोई 10-15 लाख रुपया थी, वो जो सूट था। और वो इन्होंने स्वीकार किया। तो कम से कम 2014 तक ये बहस चली जनता के बीच में, ये गरीब देश का प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का या 12 लाख रुपए का सूट पहनेगा। तो उसने तुरंत कहा कि मैं इसकी नीलामी कर रहा हूं। नीलामी में खरीदा किसने? एक हीरा व्यवसायी ने ही खरीदा। देखिए, ये मैं जानबूझ करके ये जिक्र कर रहा हूं। अभी आप लोगों को पता होगा कि कतर देश में भारत के नेवी के से जुड़े हुए कई लोग गिरफ्तार हैं, जिनके ऊपर माने जान का भी वो है कि उनको माने क्या कहते हैं, फांसी भी हो सकती है। इस तरह का आरोप कतर के बारे में है। अब ध्यान से सुनिएगा। 2010 में नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। 24 हीरा व्यवसायी स्मगलिंग करते हुए चीन में पकड़े गए थे। जब बाहर के देश में कुछ होता है तो केंद्र ही वार्ता करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी चले गए चीन, और चीन जा करके वो वार्ता कर रहे थे। थोड़ा बहुत जो रियायत मिली तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि हमारे जो व्यवसायी जो स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे, उन लोगों के बारे में कहा कि अरे उनको जो है शाकाहारी भोजन का व्यवस्था किया। कौन कराया? उस समय चीन में भारत का राजदूत था जयशंकर। कौन जयशंकर? जो आज की तारीख में भारत का विदेश मंत्री है। तो ये संबंध तब से बना उन स्मगलरों को बचाने के लिए कि उनकी सजा कुछ कम हो जाए, ये देखने, क्योंकि सजा वहां कड़ी है।
तो उस सजा से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी खुद चले गए। ये तो इनका वो था। और उससे बड़ी बात जिसको हम आप सब कोई देख रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर लोगों के बचपन में किसी ने गौतम अडानी का नाम सुना था? बताइए। सन 80 के पहले तक भी सुना था। 80 तक जाइएगा तो ये अंबानी परिवार का जरूर तब आना शुरू हुआ, नहीं तो हमारे बचपन में जो इस देश के बड़े पूंजीपति थे, टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, ये सारे लोग थे जो इनका ये जो 10-12 होते थे वो ये लोग होते थे। और ये दोनों पूंजीपति जो आज जिनका सरकार के साथ साठगांठ है, और उस साठगांठ को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, सरकार की मदद से ही सबसे ऊपर पहुंचे हैं। ये जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं जिनको सरकार की, अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, चीफ मिनिस्टर के रूप में पूरे गुजरात का सीएनजी दे दिया गौतम अडानी को कि पूरे गुजरात में सीएनजी देगा, गौतम अडानी के जो पंप होंगे उन्हीं पर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर सरकार चाहे तो इन पूंजीपतियों को रातों रात दौलतमंद बना सकती है। आज जो यहाँ बुनकर साथी आए हैं उनको बताना चाहते हैं कि जो कपड़ा नीति थी, उस कपड़ा नीति में एक जमाना था जब पावर लूम पे केवल कोरा कपड़ा बनने का नियम था। ये पुराने लोग सारे लोग जानते हैं। कोरा कपड़ा मतलब डिजाइनदार कपड़ा पावर लूम पे नहीं बनेगा, हैंडल लूम पे बनेगा। और उसको बदल करके धीरे 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 उसमें से आइटम बदल करके आज ये है कि खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार हैंडलूम का, वो हैंडलूम आज खत्म हो गया है। पावर लूम के रूप में जो है सो है, वो हैंडलूम खत्म किया। तो इससे फायदा किसका हुआ? वो कांग्रेस का जमाना था और हर पार्टी में अंबानी के भी लोग हुआ करते थे, और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो सिंथेटिक यार्न के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अंबानी ही इंपोर्ट कर सकेगा। ये सरकार फैसला लेती है तो रातों रात अंबानी नंबर 1 पूंजीपति हो जाता है। इस देश के तमाम प्राकृतिक संसाधन, इस आप कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक जाइए, कन्याकुमारी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जाइए, ज्यादातर बंदरगाह आज गौतम अडानी के हाथ में। तो उसका नतीजा क्या होता है? केवल बंदरगाह नहीं चला जाता। आपको पता होगा कि एक बार सैकड़ों करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। वो कौन सा बंदरगाह था? वो गुजरात का वो बंदरगाह था जिसको 1 रुपया के लीज पर जो है प्रति स्क्वायर फुट गौतम अडानी को दिया गया था। और राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो सैकड़ों करोड़ का हीरोइन, ये व्यसन करने वाला हीरोइन, वो पकड़ा गया, लेकिन आज तक गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्योंकि राज्य में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी उनकी सरकार। अरहर की दाल ले लीजिए, अरहर की दाल जो अफ्रीका से आई, 35 रुपया 40 रुपया के हिसाब से माने क्विंटल में जोड़ लीजिए उतना, तो वो कहाँ ले आकर के रखी गई? अडानी के गोदाम में रखी गई। और अडानी के गोदाम में तब तक रखी गई जब तक कि पूरे देश में उसका रेट 100 रुपया नहीं हो गया। आप लोगों को याद होगा कि 2 बार 3 बार 100 के ऊपर अरहर की दाल गई है। वो कैसे गई है वहां पर? और कौन लोग हैं उसके? इंटरनेशनल सिंडिकेट क्या है? वो पटेल लोगों का है। पटेल माने यहाँ वाले नहीं, गुजरात वाले पटेल। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वो लोग एक मजबूती के साथ रहते हैं, और उनके द्वारा मंगाई गई दाल। इससे जोड़ करके बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ सीलिंग, लेकिन अफ्रीका के देशों में भारत के सबसे बड़े जो पूंजीपति हैं तो वहाँ सीलिंग नहीं है। अफ्रीका के अंदर अंबानी की खेती है, अडानी की खेती, ये जान लीजिए आप। और वहाँ खेती करके फिर यहाँ लाएंगे तो क्या होगा बाजार का असर, ये आप समझिए। और उसके साथ साथ एक ऐतिहासिक आंदोलन, सकारात्मक बात भी कहना चाहूँगा
जो ये 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का सत्याग्रह चला, जिसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये जो है खालिस्तानी है, ये माओवादी है, ये सारे शब्द जो है सरकार की तरफ से आ रहे थे। लेकिन वो सारे के सारे किसान इस एक संकल्प के साथ थे कि मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्र के नाम संदेश देकर के वापस लेना पड़ा। शुरुआत कैसे हुई थी? अनाज को संग्रहित करने के लिए गौतम अडानी के स्टील के सेलो पंजाब में बनना शुरू हो चुके थे। पंजाब के किसान जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों से बहुत ज़्यादा मजबूत हालत में है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिलता है। हमारे राम जन्म के शब्दों में उसका स्वाद उनको मिल चुका है, तो पंजाब के हरियाणा के किसानों को, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनकी मजबूती भी थी। और उसमें क्या होता है कि पूरा लिख करके देते हैं। कानून वापस ले लेने के बावजूद किसान वहाँ से नहीं हटा। किसानों ने कहा पार्लियामेंट से वापस करो, हमको नहीं है भरोसा। और पार्लियामेंट से वापस करने में विधिवत लिख के दिया गया कि आंदोलन के दौरान जो मुकदमे कायम हुए हैं और पूरे देश में कम से कम यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन प्रांतों में तो हुए ही थे, तो उन मुकदमों को भी वापस लिया जाएगा, ये लिखित है वो सेक्रेटरी का। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अब फिर शुरू हो गया है, भ्रम में मत रहिएगा। अभी युद्धवीर सिंह जो भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा है ला कैंपेसिना। बहुत से साथी यहाँ जानते होंगे क्योंकि राजनीतिक रूप से समर्पित लोग हैं। तो ला कैंपेसिना में बीकेयू महेंद्र सिंह टिकैत के समय से है और युद्धवीर सिंह उसमें भाग लेते हैं। अभी मुश्किल से 20 दिन पहले कोलंबिया जाने के लिए वो दिल्ली के हवाई अड्डे पर थे और उनको रोक लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं जाने दिया गया और लिख के दिया था कि हम वापस ले रहे हैं। तो ये पूरा जो दमनात्मक कार्रवाई है, ये जिस भी रूप में है, मेरा ये मानना है कि ये लंगड़ा लूला जैसा भी लोकतंत्र है, हमारे आपके जैसे लोगों को, जन आंदोलनों के लोगों के लिए वह भी जरूरी है। उसका खत्म हो जाना भी एक खतरा होगा और गैर बराबरी है वो बढ़ती जाएगी। एक दो छोटे उदाहरण देख करके मैं समाप्त करूंगा। 2014 में आए, 1977 से छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको बचाने के लिए पार्लियामेंट से पारित एक कानून था कि ये 800 चीजें ऐसी हैं कि इन 800 चीजों को बड़े उद्योग नहीं बना पाएंगे। ये पार्लियामेंट से पारित कानून था, लेकिन WTO की शर्तों के कारण और अंत आते आते नरेंद्र मोदी के समय 20 चीजें रह गई थी। उन 20 चीजों में से मैं नाम लेना चाहूँगा: मोमबत्ती, अगरबत्ती, स्टेशनरी, ये कुर्सी वगैरह, अलमारी, पापड़। आप सोच लीजिए कि ये सारी चीजें, 20 चीजें बची थी नरेंद्र मोदी के समय बिना पार्लियामेंट में गए हुए। वो पूरा के पूरा लिस्ट बना दी गई, जीरो गैजेट हुआ, गैजेट ऑफ इंडिया में निकला। क्यों? क्योंकि वो जो एक्ट बदलने के लिए तो संसद में जाना पड़ता, तो संसद में नहीं गए, उसके एनेक्स्चर में पूरी लिस्ट थी, उस लिस्ट को बना दिया जीरो और गजब किया कि अब संरक्षित कुछ नहीं। और धोखा देने के लिए विश्वकर्मा योजना और ये योजना, वो जो जितनी योजनाएं हैं सब फर्जी। आप एक तरफ वो कुटीर उद्योग वालों के ऊपर हमला कर रहे हो, हैंडलूम के ऊपर हमला कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो, और दूसरी तरफ दिखाने के लिए ये करोगे। तो साथियों, ये खतरा बढ़ता जाएगा और ये अगर बढ़ेगा तो गैर बराबरी बढ़ेगी। मैं जानबूझ करके रोजगार की बात जब करता हूँ तो ये सरकारी नौकरी, पढ़े लिखे लोगों को मिलने वाली नौकरी, इसकी चर्चा नहीं करता। मेरा मानना है
कि भारत देश में खेती सबसे बड़ा रोजगार है, उसके बाद हैंडलूम है, उसके बाद छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं। उनका सवाल आज मुख्य धारा की राजनीति नहीं करती है, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए समूह हैं, मेरा मानना है कि वो लोग उन सवालों को उठाएंगे। ये मैं ऐसे लोग, हम BHU गेट पर थे और पहली बार हमें नहीं पता था कि PDSF का बैनर देखा हमने। PDSF के साथ हमारा संगठन अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच में समान शिक्षा की लड़ाई में वो सारे साथी, वो तेलंगाना के 2-3 गुट हैं, PDSF के, आंध्र के गुट हैं, ये सारे लोग हम लोग एक साथ मिल करके लड़ते हैं, क्योंकि ये बुनियादी सवाल है कि बराबरी वाली शिक्षा होगी कि नहीं होगी। और ख़त्म कर दिया। अंतिम बात कहूँगा, उच्च शिक्षा का जो हाल किया है, आप लोग पता कर लेना अगर मेरी बात पे संदेह हो। BHU में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पिछले साल दाखिला हुआ, इस साल 1,500 सीटें खाली हैं। ये जो छात्र संगठन है उनसे कहना चाहता हूँ, 1,500 सीटें खाली हैं और उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। कब? नवंबर दिसंबर में जाके ये पता चल रहा है। आखिरी दौर में 1,000 रुपया फिर से लिया कि फिर से रजिस्ट्रेशन कि जो सीरियसली इंटरेस्टेड होगा उनको दिया जाएगा। 1,500 सीट साथियों खाली है। उच्च शिक्षा के अवसरों को संकुचित करने की पूरी रणनीति वो जो पागल आदमी UGC का चेयरपर्सन बन के बैठा है, जो इसके पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उसने तमाम लोकतांत्रिक ताकतों को, लोकतांत्रिक छात्र संगठनों के ऊपर हमला किया था, RSS का जो है दाखिला शुरू कर दिया था नियुक्तियों में और सारे में, उसको इनाम के तौर पर उसको दिया गया क्या? UGC का चेयरमैन। और उच्च शिक्षा को पूरी तरीके से संकुचित करने के लिए, और हमारे महेश जी बताते हैं इस बात को कि अगर 1,500 सीटें खाली रहेंगी तब क्या होगा? तब आप उन निजी विश्वविद्यालयों में जाएंगे जिनकी फीसें लाखों में है, किसान घर का बच्चा जहां पढ़ नहीं सकता, और उन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को धड़ल्ले से बढ़ावा दिया गया है। तो साथियों, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चिकित्सा का सवाल हो, ये पूरा जो ये प्रधानमंत्री का वो बीमा वाला है, वो क्या है आप जानते हैं ना? वो सारे अस्पतालों को उसका डिविडेंड मिलता है। जैसे किसान फसल बीमा योजना था और कंपनियों को पैसा मिल रहा था, उसी तरीके से ये बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों के लिए ये पूरा के पूरा वो योजना है। और कहते हैं कि 5 लाख की बीमारी का इलाज हर नागरिक नहीं कराता, लेकिन उन अस्पतालों को सरकार से मिल जाता है। इस बात को समझिए। ये है पूंजीवाद का जो जकड़न है। इस तरीके से सारे क्षेत्रों में, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सारे चीज़ों में। तो साथियों, ये लड़ाई इस बार की जो है बहुत गंभीर है। मेरा ख्याल है कि 80-85 दिन और चुनाव में रह गया है। आप संसदीय लोकतंत्र को भले बुर्जुआ लोकतंत्र जो भी मानते हो, बहुत से लोग होंगे यहाँ, लेकिन ये प्रयास जरूर करना होगा कि इस बार ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसे परास्त करना होगा जैसे 1977 में आपातकाल जब मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था, तो उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसको कहा था जयप्रकाश नारायण ने कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।